तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो आज तारीख है 15 मई 2025 और वार है वीरवार। चलिए साथियों, पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर, दिन भर की हलचल पर। हरियाणा में क्या क्या हुआ। हरियाणा में 7,596 पदों पर जल्द होगी सरकारी भर्ती। पहली बार वंचित व अन्य अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित किए गए। सीईटी स्कोर पर होगा सिलेक्शन, बताएंगे पूरी खबर। पंजाब हरियाणा जल विवाद पर हाईकोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी को भेजा है नोटिस। 20 मई तक मांगा है जवाब, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। सीएम सैनी ने अर्पणदीप से करी बात, बताएंगे क्या बोले, बनेंगे आगे खबर में। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। पानीपत एसपी बोले आतंकियों से संबंध संभव है, बताएंगे आगे आपको पूरी खबर। हरियाणवी सिंगर का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ बैन, 7,61,000 फॉलोवर्स थे। बोले मेरठ ग्वालियर के कॉन्सर्ट भी बैन कराए, मेरे साथ गलत हो रहा है, बताएंगे पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोबारा खुला हिसार एयरपोर्ट, दिल्ली अयोध्या के लिए उड़ानें हुई शुरू। आईएलएस सिस्टम से विजिबिलिटी दिक्कत होगी दूर, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे आपको विस्तार से एक नए तरीके से खबरें बताएंगे हम। जरा हमारे जो एडिटर साहब थे उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और वो अब चले गए हैं, तो अब वीडियो हमें इस फॉर्म में ही बनानी पड़ेगी क्योंकि हम खुद भी कहीं पे सर्विस करते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वाह, हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए तो जबरदस्त खबर है साथियों। ये 7,596 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती निकलने वाली है और वह भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार वंचित, अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया गया है। सरकार ने तो यह भी खुद बता दिया है कि कुल पदों में से 1209 पद इन्हीं दो जातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह वाकई में एक अच्छा कदम है जिसमें इन वर्गों के युवाओं को भी सरकारी नौकरी में अब अवसर मिलेगा। और हाँ, सिलेक्शन में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल होगा। यह तो पहले से ही आप लोगों को पता भी होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात करी है, जो कि बहुत जरूरी है। सरकारी प्रवक्ता ने डीएससी और ओएससी के लिए पदों की संख्या भी बता दी है। डीएससी के लिए 605 और ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि जल्द ही पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन आदि वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है। यह सुनकर तो और भी अच्छा लग रहा है कि सरकार सभी वर्गों का जो है ध्यान रख रही है। एक जरूरी बात यह भी है कि एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने डीएससी और ओएससी जो वर्ग के युवाओं के लिए 13 से 16 मई तक पोर्टल खोलने की जानकारी भी दी थी, जिसमें वे अपना जाति का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इन वर्गों में से कोई युवा हैं तो उन्हें यह मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। आज तारीख हो गई है 15 मई, मतलब अभी एक दिन बाकी है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने सीईटी कराने की घोषणा भी की थी। हालांकि यह थोड़ा चिंता की बात है कि मई का आधा महीना बीत चुका है और अभी तक एग्जाम की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले 3 सालों से सीईटी नहीं हुआ है, जिससे बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन सभी पर ध्यान देगी और परीक्षा की तारीखें घोषित करेगी। वैसे एक और अपडेट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर यानी कि कॉलेज कैडर की भर्ती किए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब यह टेस्ट 29 मई को 2 शिफ्टों में होगा। केमिस्ट्री का सुबह और फिजिक्स का शाम को होगा। पहले यह 11 मई को होने वाला था। आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करने होंगे। कुल मिलाकर हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लेकर काफी हलचल है। ग्रुप डी की भर्तियों की खबर युवाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है, खासकर डीएससी और ओएससी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अब बस सीईटी की तारीखों का इंतजार है ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके और सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए नई तारीख का ऐलान भी उन उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं अगली खबर पर। तो जैसा कि खबर है, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है जो अभी और खिंचता जा रहा है। आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी को नोटिस जारी कर दिया है। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। दूसरी तरफ बीबीएमबी की एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियर्स शामिल होने वाले थे। ये मीटिंग आज ही होनी थी, लेकिन अब इसे कल के लिए टाल दिया
लिया गया है। इस मीटिंग में मई और जून के महीनों में कितना पानी छोड़ा जाए इस पर बात होगी और आगे की रणनीति भी तय होगी। दरअसल साथियों, पंजाब और हरियाणा में काफी दिनों से पानी को लेकर खींचतान चल रही है, जिसके बारे में आप सभी को पता भी है। इसी बीच 8 मई को बीबीएमबी के चेयरमैन भाखड़ा डैम पर पानी छोड़ने के लिए पहुंचे थे। वहां पर कुछ लोग और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उन्हें पानी छोड़ने से उन्होंने रोक दिया और यहां तक कि उन्हें बंधक भी बना लिया था। इसके बाद खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भाखड़ा पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में हुई मीटिंग के आदेश उन्हें नहीं दिए जाते तब तक वो पानी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा भगवंत मान जी का कहना था। इस पूरे मामले में बीबीएमबी ने कोर्ट में एक याचिका भी डाली थी। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने हलफनामे में कहा था कि पंजाब पुलिस ने उन्हें और उनके अधिकारियों को डैम के काम में बाधा डाली थी। उनके लिए कोर्ट ने पंजाब सरकार से उन पुलिस वालों की पहचान करने को कहा था कि जिन्होंने रुकावट वहां पर पैदा करी थी। कोर्ट ने ऐसा कहा था कि उनकी पहचान करो। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस पर कार्रवाई भी करी थी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई को जब कोर्ट में लाइव सुनवाई चल रही थी तब बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने माना था कि वो स्थानीय लोगों से घिरे हुए थे और पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करी थी, ऐसा उनका बोलना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 मई को दिए गए एक हलफनामे में त्रिपाठी ने बिल्कुल उल्टा आरोप लगा दिया कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में जो है वो रखा गया था, जो उनके पहले के बयान से बिल्कुल एकदम अलग है। इसी वजह से पंजाब सरकार ने अब इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड यानी कि बीएनएसएस 2023 की धारा 379 का इस्तेमाल किया है और हाई कोर्ट ने बीएनएस की धारा 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने की मांग कर दी है। ये धारा जो है जानबूझकर झूठा हलफनामा देने से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने 6 मई 2005 के हाई कोर्ट के आदेश को जानबूझकर ना मानने के लिए त्रिपाठी और संजीव कुमार जो कि डायरेक्टर भी हैं, दोनों के खिलाफ कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग भी करी है। तो कुल मिलाकर पानी का ये झगड़ा अब कानूनी दांवपेच में और ज्यादा उलझता जा रहा है और देखना है कि 20 मई की सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है और बीबीएमबी की कल होने वाली मीटिंग में पानी छोड़ने को लेकर क्या फैसला आता है। सभी पर इसकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि पानी बहुत अहम है हरियाणा, पंजाब और सभी के लिए, राजस्थान और सभी के लिए। चलते हैं अगली खबर पर। एक बड़ी चिंताजनक खबर है साथियों। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। सुनने में आया है कि वो पाकिस्तान के एक आतंकवादी जो था इकबाल उसके संपर्क में था और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारियां लगातार भेज रहा था। पुलिस ने उसके फोन नंबर पर हो रही कुछ संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया था, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि पकड़ा गया जो शख्स है उसका नाम नोमान इलाही है और असल में उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है और यहाँ पानीपत में एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। पानीपत के कार्यकारी एसपी गंगाराम पुनिया ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करी है और कहा है कि शुरुआती जांच में जासूसी का आरोप बिल्कुल सही लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उसका पाकिस्तान में कुछ लोगों से संपर्क था जिन्हें वो संवेदनशील और जरूरी जानकारी दे रहा था। आतंकियों से उसके कनेक्शन के बारे में पूछे जाने पर एसपी ने कहा कि इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है और जांच के बाद ही इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा जा सकता है, अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पता चला है कि नोमान की बहन की शादी पानीपत में हुई थी और वो उसी के पास वहां पर रह रहा था। पहले उसने सेक्टर 29 की एक फैक्ट्री में काम किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी, आप सभी को भी पता है। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर भी हो गया था, फिर भी पुलिस एहतियात बरतते हुए संदिग्धों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नोमान इलाही के फोन पर पाकिस्तान से संपर्क होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और जांच उसकी करी जा रही है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की जांच करी तो उसका पता चला कि वो पाकिस्तान में इकबाल नाम के एक आतंकी के टच में था और उसे भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां भेज रहा था। बड़ा डेंजर काम है साथियों। हालांकि उसने किस तरीके से जानकारियां भेजी ये अभी पुलिस साफ नहीं कर पाई है, पुलिस ने साफ नहीं बताया है। पूछताछ में नोमान ने बताया कि पानीपत की फैक्ट्री में नौकरी के दौरान ही वो प्रयागराज के रहने वाले रजनीश तिवारी नाम के एक शख्स के संपर्क में आया था। रजनीश एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और उसी के जरिए उसे पानीपत की एक कंबल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी मिली थी। लेकिन पुलिस को शक है कि उसने ये नौकरी सिर्फ एक आड़ के तौर पर करी थी, उसके पीछे का घोटाला कुछ और था, झमेला कुछ और था। उसका मानना है कि उसका असली चेहरा, असली काम यहां रहकर देश की छोटी बड़ी हर मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देना था और वो पिछले काफी समय से पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में हो सकता है। पुलिस जल्द ही इस बारे में और जानकारी दे सकती है। शुरुआती पूछताछ में नोमान ने यह भी बताया कि उसके माता पिता के करीब 5 साल पहले ही
मतलब उसके माता पिता की जो है वो मौत हो चुकी है और वो करीब 4 महीने पहले ही अपनी बहन के पास पानीपत आया था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में कब और कैसे आया। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि उन्हें एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर यह कार्रवाई करी गई और नोमान इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया और इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया थाने में एफआईआर को जो है वो दर्ज भी कराया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उन सभी को जब्त कर लिया गया और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए और पूछताछ में भी कई जानकारियां मिली हैं जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। उससे पैसे लेने के बारे में भी कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनकी पुष्टि करी जा रही है, जिनकी चेकिंग करी जा रही है। आतंकवादियों से संबंध की संभावना पर एसपी पूनिया ने कहा कि वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जिन्हें वो संवेदनशील और जरूरी जानकारी दे रहा था। क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर में है इसलिए टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ और जांच के आधार पर ही पूरे मामले का पता चलेगा और खुलासा होगा। ये वाकई में दोस्तों साथियों एक बड़ा गंभीर मामला दिखाई देता है कि दुश्मन देश किस तरीके से हमारे देश में अपने जासूसों के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। उम्मीद है कि पुलिस की जांच में इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। तो साथियों चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के टॉपर्स को वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी। उन्होंने अर्पणदीप नाम के एक होनहार छात्र को खास तौर पर सराहा जिसने 500 में से 497 अंक हासिल करके कमाल का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्पणदीप ने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अर्पणदीप के पिता यादवेंद्र सिंह को भी फोन करके बधाई दी और उनके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी घोषणा की कि तीनों संकायों आर्ट, कॉमर्स और नॉन मेडिकल में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सम्मानित करेंगे। इतना ही नहीं, इन विद्यार्थियों को पुरस्कार के तौर पर 1-1 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स के नाम भी बताए। वाणिज्य में अर्पणदीप सिंह ने टॉप किया है जिसने 500 में से 495 अंक हासिल किए हैं। आर्ट्स में सरोज ने 494 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है और नॉन मेडिकल में नमन वर्मा ने 493 अंक लेकर टॉप किया है। ये सभी छात्र अलग अलग स्कूलों से हैं। साथियों चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। उनके गानों पर पहले ही सरकार ने हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बैन लगा दिया था और अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। ये अकाउंट मासूम शर्मा फैन पेज के नाम से था और इस पर उनके 7.5 लाख फॉलोवर्स से भी ज्यादा थे। अकाउंट बंद होने के बाद मासूम शर्मा काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इसे एक घटिया हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार में ऊंचे पद पर बैठा एक शख्स बड़ी ओछी हरकतें कर रहा है और वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसा उनका कहना था। मासूम शर्मा ने यह भी दावा किया कि उनके उत्तर प्रदेश के मेरठ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने वाले कंसर्ट भी उस आदमी ने बैन करा दिए हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने उनके 10 गानों को बैन कर दिया था और इस पर मासूम शर्मा ने कहा था कि ये उसके साथ गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मेरे गाने उनको बैन नहीं करने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने के बाद मासूम शर्मा ने खुद उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि उनके गाने पहले ही बैन हो चुके हैं, फिर मेरठ और ग्वालियर के कॉन्सर्ट भी बैन हुए और अब उनका इंस्टाग्राम पेज भी सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अकाउंट से वो पोस्ट कर रहे थे शायद सुबह तक वो भी ना रहे, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने अपने फैंस से अपील भी करी कि वो उनकी ताकत है और उनके साथ खड़े रहें। बता दें कि इंस्टाग्राम पर मासूम शर्मा के 2 अकाउंट है। उनका पर्सनल नाम वाला जो अकाउंट है उस पर 20 लाख से ज्यादा ही फॉलोअर है, जबकि गानों के वीडियो प्रमोशन के लिए उन्होंने मासूम शर्मा फैन पेज के नाम से एक अलग अकाउंट बनाया था जिस पर 7,61,000 फॉलोवर्स थे और अब वो उपलब्ध नहीं दिखाई दे रहा है इंस्टाग्राम पर। मासूम शर्मा का कहना है कि उनका पेज सस्पेंड कराया गया है और इससे सीधे तौर पर सरकार का रोल नहीं है, लेकिन सरकार में ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति ये सब करवा रहा है और वो अपनी ओछी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के पेज ब्लॉक करवाने और गाने बैन करवाने से उनके फैंस का प्यार उनके लिए बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बल्कि वो इससे और ज्यादा ऊपर उठ रहे हैं। मासूम शर्मा ने यह भी कहा कि अगर सरकार या जो भी कोई उनके पेज को बैन करवा रहा है उन्हें कम से कम पहले एक ईमेल भेजकर कारण बताना चाहिए। बिना किसी कारण के पेज को सस्पेंड या ब्लॉक नहीं करवाना ये गलत है, खासकर जब उन्होंने किसी तरीके की कोई भी हिंसा नहीं करी है। दिलचस्प बात यह है कि 27 अप्रैल को पंचकुला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मासूम शर्मा की तारीफ करी थी और कहा था कि वो एक ऐसे हरियाणवी सिंगर हैं जिनके गानों पर लोगों को खड़े होने को, नाचने को मजबूर हो जाते हैं लोग उनके गानों पर। हालांकि इसी साल 14 मार्च को सरकार ने हरियाणा में गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर कार्रवाई शुरू करी थी और पहले ही दिन मासूम शर्मा के 4
और दूसरे लोगों के मतलब यूट्यूब पे 7 गानों को उनको बैन कर दिया था, हटा दिया गया था। बाद में उनके 10 गाने बैन कर दिए गए। मासूम शर्मा ने बिना नाम लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के पब्लिसिटी ओएसडी गजेंद्र फोगाट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन फोगाट ने साफ तौर पर कहा था कि यह पुलिस की कार्रवाई है और इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसे इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट कब वापस आता है और इस पूरे मामले में आगे क्या मोड़ आता है। ये जरूर दिखाता है कि सरकार गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को लेकर कितनी ज्यादा सख्त है। लेकिन मासूम शर्मा का ये कहना भी है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये तो दर्शकों आप कमेंट में बताना कि क्या नाइंसाफी हो रही है, क्या हो रहा है। हम चलते हैं अगली खबर पर। साथियों, एक और अच्छी खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद हुआ हिसार एयरपोर्ट फिर से खुल चुका है और सिर्फ खुला ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी पहले से ज्यादा और बढ़ा दी गई है। एलायंस एविएशन कंपनी ने भी यहां से अपनी विमान सेवा फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी खुले में दी है, जिससे यात्रियों को पता चल सके कि अब वो हिसार से अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट्स शुक्रवार और रविवार को ही उपलब्ध है, लेकिन ये भी एक अच्छी शुरुआत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिसार एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी की समस्या से निपटने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि जिसे हम ILS बोलते हैं उसको लगाया जा रहा है। ये सिस्टम विमानों को कम दृष्टता में भी सुरक्षित रूप से लैंड कराने में मदद करेगा। हिसार में धूल और प्रदूषण के कारण अक्सर विजिबिलिटी कम रहती है, जिससे फ्लाइट्स लेट होती हैं। ILS लगने के बाद विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से घटकर 550 मीटर तक होने पर भी फ्लाइट्स आसानी से लैंड कर सकेंगी। याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार में बने हरियाणा के पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उन्होंने हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई थी और इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला भी रखी थी। हिसार एयरपोर्ट को 7200 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है और इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है अभी वहां फिलहाल और भी चल रहा है। ये 3 चरणों में पूरा होगा। हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के बीच इसके लिए एक समझौता हो चुका है। तो हिसार एयरपोर्ट का फिर से खुलना और ILS सिस्टम का लगना दोनों ही इस क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे संकेत हैं। इससे यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी और हिसार की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।